मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष जैव प्रक्रम का जो प्रथम भाग है पोषण, उसके संबंध में बात करने जा रही हूँ। आपको याद होगा कि जैव प्रक्रम का जो प्रथम भाग है, 4 पार्ट उसमें हमको करना है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें आज हम सर्वप्रथम पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र करेंगे और प्राणी समभोजी पोषण जो है उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी और तब मैं मानव पाचन तंत्र आरंभ करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम परपोषण विधि पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समपोषी पोषण, तो उसको हम लोग करेंगे आज, क्योंकि प्राणी समपोषी जो पोषण है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये अधिक से अधिक जंतुओं के द्वारा इसी प्रकार का पोषण किया जाता है। इसके बारे में आपको बताएं कि ये क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स जटिल भोजन हम अंतःग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं और निष्कासन कर देते हैं। इन सारे 5 स्टेप्स को हम लोग जानेंगे और जिसमें हम अगर समेशन करें तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जटिल भोजन का धीरे धीरे पाचन होकर वह निम्नीकरण यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल होकर वह सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कुछ बचे हुए पदार्थ होते हैं जो वेस्ट हैं, उनका निष्कासन होता है। यह एक कोशिकीय जीव अमीबा के द्वारा ही दिखाई जाता है और पैरामीशियम, ये दोनों एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव हैं जिसको हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। और इससे हम ये समझेंगे कि अमीबा जो एक कोशिकीय स्वतंत्र जीव है, वह भी इन सारे स्टेप्स को, ये 5 स्टेप्स को करता है। तो आप ध्यान देंगे, यह मैंने अमीबा बनाया है और इसमें भोजन का अंतःग्रहण ये अमीबा अपने सूडोपोड या जो फॉल्स लेग है, कूटपाद कहते हैं इसे, इसके द्वारा इसको घेर लेता है। घेर करके यह अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण करके ये पाचन क्रिया आरंभ करता है और पाचन क्रिया आरंभ करने के लिए इसे हम लोग कहते हैं भोजन रसधानी, और यह पूरे में एसिमिलेट होता है और इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बनने लगते हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं किनारे पर, उसके सतह के किनारे पर आने लगता है और यह वेस्ट मटेरियल का जो बचे हुए पदार्थ हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको कहते हैं, इनका निष्कासन या बहिष्करण हो रहा है। अब ये चूंकि सूडोपोडिया के द्वारा ये अपना शेप बदल कर ही ये इस कार्य को कर लेती है, इससे थोड़ा सा डेवलप्ड ये हमारा दूसरा एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। इसका फिक्स है, शेप जो है वो फिक्स है, स्लीपर शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है और इसमें एक भोजन का कण प्राप्त करने का एक स्थान है जिसे हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं। तो यहाँ हम इससे इसका थोड़ा विकास देखते हैं, ये विकसित है इससे, जबकि यह एक कोशिकीय प्राणी ही है और यह भोजन के कण इस साइटोस्टोम के द्वारा अंतःग्रहण करके ये भोजन रसधानी बनाकर धीरे धीरे यह स्वांगीकृत होता है और पूरा इसका अवशोषण और स्वांगीकरण हो जाता है। इसमें कुछ बचे हुए नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ जो बचते हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं अविसरण डिफ्यूजन विधि से इसका निष्कासन बाहर, यहाँ भी एक आप देख रहे हैं कि एक आकार जिसके द्वारा ये भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव से ही ये 5 स्टेप्स को करना और भोजन के जटिल रूप को धीरे धीरे ब्रेकडाउन कर, हिंदी में हम कहते हैं निम्नीकरण करना, इसके द्वारा यह भोजन को सरल रूप में प्राप्त कर यह अपने जीव का जो वृद्धि विकास है और उनके जो अन्य कार्य है कोशिका के, उसको ये संपादित करता रहता है। अब हम लोग इससे सबसे जो हाईएस्ट जो जीव है मानव,
उनका पाचन तंत्र हम लोग देखेंगे कि वो भी इन सारे स्टेप्स को कैसे कैसे करते हैं, या हम लोग आगे अब सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने भोजन का एक चित्र बनाया है कि भोजन कैसे ग्रास नली में फैल करके और सिकुड़ के ये अंदर निगलना क्रिया होता है। यहाँ मैंने एक दांत का भी विन्यास बनाया कि हमारे अंदर कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो हमारा 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है, यानी 8। यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो एक ऊपरी जौ में या नीचे जौ में बराबर मिलाकर 32 दांत होते हैं। तो ये एक आप देख रहे हैं 8 8 16, यानी एक लोअर जॉ या अपर जॉ, और इसी तरह से दोनों जोड़ देंगे तो 32 दांत होते हैं। इसके बाद इसमें ये गम्स हैं जिसमें कि यह फिक्स रहते हैं, इसकी रूट्स, और ये जीवित है, और इसमें बहुत सारे नर्व्स हैं। तो ये हमारी दांत की विन्यास है। और इसमें जो काटने का, चबाने का, कुतरने का, चबाने का, काटने का, और फिर से उसको गीला करके मुलायम करने का, ये हमारे मुख गुहा में रहता है। और जीभ का भी इसमें काम है। वो मस्कुलर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर लार ग्रंथियाँ बहुत सारा है, और ये उसको मुलायम करने में भोजन को, तो कुछ हद तक भोजन काटने उसे चबाने से वह मुलायम और गोल जैसा हो जाता है। और इसको यहाँ आप देख रहे हैं गले से निगलने की क्रिया हम दिखाने का कोशिश किए हैं। यह इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। अब हम लोग पाचन तंत्र का कितने उसमें अंग हैं और उनकी बनावट अंदर से क्या है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक पूरा आहार नाल है जो मुख गुहा से आरंभ होकर शुरू होती है, और ये अंत हो करके ये रेक्टम, एनस, गुहा, मल द्वार के तक ये है। यह लगभग 8 से 10 मीटर तक इसका साइज बताया जाता है। और आप लोग इसको यहाँ से देखें, जैसा अभी मैंने आपको बताया दांत के बारे में बनावट, तो यहाँ मुख गुहा है, उसमें दांत है, जीभ है और लार ग्रंथियाँ हैं। मुख गुहा का वातावरण थोड़ा सा एसिडिक रहता है, लगभग 6.8 उसका रहता है पीएच, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एसिडिक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि दांत की अगर हम अच्छी सी देखभाल नहीं करते हैं तो दांत में छेद होना, दांत में उसके मसूड़ों में दर्द होना, ये सब भी हो जाता है, क्योंकि एसिड का भोजन के टुकड़े बचे हुए इन सब पर रिएक्शन होकर वह आपके डेंट, जो डेंटाइन है, जो इनामेल है फर्स्ट, उसको वो काटने लगता है, डीके करने लगता है। तो ये दंत क्षय होता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि मुख गुहा को साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मुख गुहा के पास से शुरू होता है फेरिंग्स, ग्रसनी। ग्रसनी जो है, ग्रसनी के पास एपिग्लॉटिस रहता है, वह उसको प्रिवेंट करता है भोजन नलिका में ही जाए, भोजन कहीं सांस नली में ना चले जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जस्ट बगल में सांस नली है। सांस नली में अगर चले जाएगा तो हम बहुत ही सफोकेशन होगा और हमारे साथ कुछ बड़ा घटना भी घट सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से चबा चबा कर, लार बनाकर और गोला बनाकर हम अपने भोजन को ग्रसनी से डालेंगे और जल्दी जल्दी खाना नहीं खाएंगे। ये ग्रसनी ग्रास जो फेरिंग्स है, ये एक जंक्शन है जो सांस नली के लिए भी है और हमारे ग्रास नली के लिए भी है। ग्रास नली का भी मैंने अभी आपको चित्र दिखाया कि जब भोजन का गोला, उसे बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बोलस, वो गोला थोड़ा सा पाचन हो गया है, उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, टाइलिन, एमाइलेज इत्यादि, वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारा भोजन थोड़ा मीठा, गीला और गोल हो जाता है, जो ये इसोफेगस ग्रास नली में आराम से मूवमेंट करता है, फूलता है, सटकता है, फूलता है, सटकता है, और हम गोला सब भोजन का निगलते जाते हैं। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद ये नली आप देख रहे हैं, ये लंबी नली यहाँ पर आकर ये स्टोमक बन गई, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये आमाशय है। यहाँ भोजन 3-4 घंटे तक लगभग रहता है और इसका पाचन
होता है। यहाँ सबसे प्रमुख जो है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ ये मीडियम एसिडिक है, अम्लीय है, क्योंकि इसमें HCl की मात्रा है और HCl का pH लगभग 1.8 होता है, तो काफ़ी कड़ा है। और इसका काम है कि प्रोटीन्स के पचाने वाले जो एंजाइम्स है उनको ये एक्साइट करे और प्रोटीन का पाचन मेजर हो जाए और बहुत सारा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो। तो HCl का और भी ये काम है कि जो भी भोजन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन चीज़ें भी आ जाती हैं तो उनको वो नष्ट करता है। तो इसीलिए हमारा जो ये स्टोमक है, यहाँ भी आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें इसे हम कहते हैं, यहाँ बीच वाले को फंडस, यहाँ आगमन है जठर रस का और यहाँ से निर्गम है। तो जठर रस ये मस्कुलर मुट्ठी समान थैली जैसी रचना है और इसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर है और इसमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती रहती है और ये रिएक्शंस भोजन को जो ब्रेक डाउन करना है, अपघटन करना, धीरे धीरे डिग्रेड करना, वो क्रिया इसमें लगभग 4 घंटे तक होती है। उसके बाद ये मुड़कर यहाँ मुड़ जाता है, जो कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही थोड़ा सा पतला हो गया है। ये पतला वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिससे वो गीला गीला जो भोजन है जो अब बहुत मुलायम हो गया है उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। और ये काइम अब डिओडेनम में, ग्रहणी में जाएगा। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, स्फिंक्टर, ये धीरे धीरे संकुचन करके भोजन को, गीला गीला भोजन को ग्रहणी में प्रवेश करने देता है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जब संकुचन करके, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मस्कुलर मूवमेंट है, ये भी कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसा ही है। यहाँ डिओडेनम में आने के बाद तो आपका जो भोजन है, पक्वाशय जिसे कहते हैं, यह मेजर 2 ग्लैंड हैं। क्या है? 2 ग्लैंड हैं। यहाँ हम ये चित्र देख रहे हैं, जो लीवर एक ग्लैंड है बड़ा सा जिसमें गॉल ब्लैडर रहता है और दूसरा ये पैनक्रियास है। ये दोनों एक कॉमन डक्ट नली के द्वारा इस ग्रहणी में या पक्वाशय में अंदर आते हैं। आप जैसा जानते हैं, सुने भी होंगे कि पित्त जो है वह, उसका नेचर अल्कलाइन है और वो थोड़ा कसैला स्वाद है और इससे वो यहाँ का मीडियम, यहाँ का वातावरण अल्कलाइन कर देता है, क्षारीय कर देता है। आप ध्यान देंगे कि भोजन के पाचन में ये आहार नाल के डिफरेंट स्थानों पर आप पीएच का मान बदलते देखेंगे कि कैसे वो एसिडिक से अल्कलाइन होता है और पूरे भोजन पाचन को संपादित करने में इसकी भूमिका रहती है। पीएच बैलेंस रहना, एसिडिक और अल्कलाइन बारी बारी से होना, यह बहुत ही आवश्यक है। तो आप समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पक्वाशय में ही भोजन का पाचन होता है, जहाँ की गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियास है। पैनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से तो पित्त निकलेगा और पित्त जो है वह वसा पर बहुत बड़ी मात्रा में काम करता है। वसीयकरण, इमल्सिफिकेशन उसे कहते हैं, और यह भोजन को छोटे छोटे वसाई अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल में ये कन्वर्ट करते रहते हैं। ये पैनक्रियास आप देख रहे हैं, पत्ता जैसा रचना है। इसका काम जो है ये डबल काम है। आप जब आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तब उसमें देखेंगे कि यह इंसुलिन हार्मोन भी निकालता है ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अभी इसका काम यहाँ हम दिखाएंगे कि यह जो पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है और ये डिओडेनम में देता है, जो कि ये पाचन क्रिया करने के लिए है मेजर सबसे ज़्यादा। तो इसमें आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजेन है, जिससे ट्रिप्सिन बनता है और जिससे प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है और एमिनो एसिड्स में फाइनली पेप्टोन, पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में वो कन्वर्ट होता रहता है। साथ में एमिलॉप्सिन है और लाइपेज है, ये सब साथ में रहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट पर
और वसा पर प्रतिक्रिया करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और विभिन्न सारे एंजाइम्स हैं जिसके द्वारा ये सारी क्रिया आपके पक्वाशय में, ये जो हमारा ग्रहणी है, डिओडेनम जिसे अंग्रेजी कहते हैं, ये यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी है कि कुछ बाइलिरुबिन ये सब बनते हैं और भी कई पित्त वर्णक सब बनते हैं, तो ये सब हमारा अगर ठीक से ज़्यादा मात्रा में अगर होगा तो हमारा शरीर में ये कुछ विकार उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी बात है, ये बड़ा डेलिकेट है। अब यहाँ ये बात समझना है कि ये जो इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, असल में वो कुछ हार्मोन्स गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन रिलीज करते हैं, जो कि इस ग्रहणी में पैनक्रियास के द्वारा होने वाले जो सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस है उसको स्टिमुलेंट प्रदान करता है। उसका स्टिमुलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही असल में होता है, जो कि बाद में आता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पहला पार्ट डिओडेनम है। डिओडेनम के बाद आप आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े मात्रा में जो है यहाँ आपको दिखाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये ढेर सारा आप इस तरह से देख रहे हैं, यह कॉइल रूप में यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, और इसके बाहर से जो ये है यह बड़ी आंत है। छोटी आंत में बाकी बचा हुआ सारा भोजन का पाचन हो जाता है। यहीं पर लगा हुआ आप देख रहे हैं अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, अभी इसका कोई वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसे कहते हैं, लेकिन ये बताता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा घास खाते थे, उस टाइप का चीज़, और जिससे पाचन, जो सेल्यूलोज का पाचन होता है, उसके लिए जो शाकाहारी जानवर है, गाय भैंस इत्यादि, उनका बहुत ही बड़ा होता है ये पोर्शन। तो चूँकि उन्हें बार बार जुगाली करके उस सेल्यूलोज को पचाना पड़ता है, तो वहाँ पर ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। ये हमारे पास ये निशानी है कि कभी हम बहुत ज़्यादा शाकाहारी थे, बाद में हम लोग मांसाहारी भी हो गए, तो हमारा ये इंटेस्टाइन जो है थोड़ा स्मॉल हो गया कंपैरेटिवली जो गाय भैंस इत्यादि जो बड़े शाकाहारी जानवर हैं उसके अपेक्षा। तो ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमको बताता है का इसमें बहुत सारा कुछ टॉक्सिसिटी भी जमा हो जाता है, अधिक तेल घी पकौड़ा ये सब खाने से, तो इसको कभी बहुत दर्द भी होता है, तो एकाएक इसका फटने का डर रहता है, तो उसमें इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग भोजन पूर्णतया पच गया है, और इसका अवशोषण भी इसके अंदर विलाई है जो यहाँ पर दिखाया, अभी मैं फिर और डिटेल दिखाऊंगी। और इसके द्वारा अवशोषण होने के बाद ये स्वांगीकरण यानी रक्त की जो नलिकाएं हैं, तो रक्त के जो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं में पहले ये ट्रांसफ़र होता है और फिर धीरे धीरे बड़ी नलिकाओं में ये आगे पूरे शरीर में चला जाता है, भोजन का हमारा सरल रूप। तो ये भोजन का स्वांगीकरण इसीलिए बड़ा लंबा चौड़ा है कि धीरे 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 करके इसमें अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, और कुछ हद तक डाइजेशन भी लास्ट पार्ट का हो जाता है। अब इसके बाद बाकी बचा सारा रफेज जो हमने खाया था वो नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हुआ है। पहले तो वो बहुत ही पानी जैसा था, लेकिन धीरे धीरे इसको वाटर और खनिज लवण जो भी अभी बचे हुए हैं वो सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और वह सॉलिड रूप धारण करता है। उसे हम मल कहते हैं, और मल का त्याग डेफिकेशन हमारा मल द्वार के द्वारा हो जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी है या आहार नाल का आपने पूरा देखा। अब हम डिटेल में देखेंगे कि यह कैसे कैसे इसमें कितने सारे एंजाइम्स हैं जो किस प्रकार से काम करते हैं, इसको हम आगे अभी देखने जा रहे हैं। आहार नाल के अंदर आप लोगों ने अभी उसका चित्र देखा। अब इसके अंदर एक्चुअली में जो जो रिएक्शंस होते हैं, जो सारी घटनाओं को मैंने एक साथ एक आपको आपकी सुविधा के लिए बनाया है। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले मुख गुहा में क्या कार्य हुआ, तो वहाँ हम लोगों ने भोजन को काटा, चबाया,
और लार ग्रंथियों से उसको गीला किया और गोल किया, और ये वहाँ मैक्सिमम स्टार्च जो है वो लार में एमाइलेज और टाइलिन है, वो सब एंजाइम से वो इसका कुछ हद तक पाचन हो जाता है। आप लोग अगर खाना खाते हैं, गोल गोल चबाते हैं, तो बाद में आपका भोजन मीठा लगने लगता है, वो इसलिए कि ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ वातावरण पीएच जो है हमारा वो 6.8 है, यानी एसिडिक मीडियम है स्लाइटली, और इसे जब गोला बन जाता है इसे हम बोलस कहते हैं। बोलस जो है वो ग्रास नली से वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो हमारे आमाशय में आ जाता है। अब ये दूसरा आप पोर्शन देख रहे हैं आमाशय का, मैंने एक छोटा सा आपके लिए चित्र बनाया। इसमें जठर रस गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, इसके बहुत हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं अंदर में, जो कि ये गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये HCl मैंने अभी बताया था, अब मैं इसको लिख के आपको दिखा रही हूँ कि ये pH 1.8 और मीडियम हो गया एसिडिक, और ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी भोजन में आया उसे ये नष्ट किया। और बाकी क्या है, प्रोटीन है, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में प्रोटियोसेस पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हुए एमिनो एसिड उसका सरल रूप में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर को 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें हर प्रकार की दाल और दूध के प्रोडक्ट्स, मीट, ये सब खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, खास करके बच्चों के लिए। बड़ों के लिए उतना नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका बॉडी वृद्धि विकास मस्कुलर बॉडी बनता है, और ढेर सारे हार्मोन्स एंजाइम्स बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद थर्ड है लैक्टोज। छोटा बच्चा खाली दूध पीता है तो उस समय उसे रेनिन, मोस्टली हमारा एंजाइम है जो लैक्टोज पर प्रतिक्रिया करता है, डिग्रेड करता है, उसे सरल रूप लैक्टिक एसिड देता है। फैट तो ज़रा 1 चम्मच भी खाओ फिर भी उसे पचाना बड़ा मुश्किल है, वो तो पचता नहीं है, छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। तो लाइपेज की भूमिका है यहाँ एंजाइम। आपको मैं इसके लिए एक बता दूं कि एक गिलास में, शीशे के गिलास में आप थोड़ा पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच जो सरसों का तेल है वो डाल दें, तो देखेंगे आपकी तेल पहले उस पर ऊपर में बैठा हुआ है, फिर आप ग्लास को जोर जोर से हिला दें तो आप देखेंगे कि पीली पीली बूंदें, अनेक पीली पीली बूंदें जो है वो पानी में तैरने लगी। लगभग यही क्रिया है जो कि फैट को छोटे छोटे कणों में बदलने का ये काम करता है। इसे हम यहाँ देख रहे हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली ये कोई रिएक्शन नहीं है कि चेंज हो रहा है, बल्कि उसका छोटा रूप हो रहा है। अब हम थर्ड में आ रहे हैं, पक्वाशय ग्रहणी, जो जैसा मैंने बताया था कि ये आप देखिए, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ है स्टोमक का, और यहाँ से ये जॉइंट करिए तो इसमें भोजन जो कायम बन गया था वो धीरे धीरे सारा इसमें से पाचित होने के बाद जो कायम है वो ग्रहणी में चला आ रहा है। ग्रहणी में आप देख रहे हैं कि यह गॉल ब्लैडर है जो आपका लीवर से घिरा हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ गॉल ब्लैडर बनाया आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। ये अग्न्याशय है, पैनक्रियास है, दोनों का एक कॉमन डक्ट इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, और ये प्रवेश करके इसके अंदर आपका पित्ताशय जो है वो गॉल ब्लैडर जिसे अंग्रेजी कहते हैं, जिसमें बाइल जूसेस जो लीवर में प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ स्टोर हुआ, यह मीडियम को अल्कलाइन कर देता है। तो आपने यहाँ देखा था एसिडिक मीडियम, अब यहाँ देख रहे हैं आप अल्कलाइन मीडियम। ये फैट का वही इमल्सिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। लाइपेज बड़ी मात्रा में फैट इमल्सिफिकेशन, एक तरह से जो साबुन हमारा ग्रीस पर काम करता है तो वो छोटा छोटा उसको सफाई कर देता है और ग्रीस अलग हो जाता है, उसी तरह से यह, इसे आप साबुनीकरण भी कह सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको फैट का वसा का वसीयकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंड इसका जो इम्पोर्टेंट है वो पैनक्रियास है। पैनक्रियास के बारे में मैंने बताया, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास भी कहते हैं, जिसमें इंसुलिन निकालने की भी शक्ति है, जो हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। और ये 2 in 1 है एक तरह से, ये हमारे भोजन के लिए भी
रस स्त्रावित करता है और इंसुलिन भी स्त्रावित करता है, हार्मोन जो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में रेगुलेट रखने का काम करता है। वो आगे आप देखेंगे, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। अब यहाँ ये क्या क्या करता है तो यहाँ देखेंगे, ये ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन ये इसमें रहता है, जो एक्टिवेट होता है। अभी मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन्स हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं और तब ये प्रोटीन पर कार्य करता है और फिर वही पेप्टोन, पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फैट इमल्सिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया, तो ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया हो गई, एमिलोप्सिन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब इस भोजन का जो एकदम गीला हो गया उसे हम कहते हैं चिकाइल, CHYLE, चाइल भी बोल सकते हैं, काइल भी बोल सकते हैं। तो आपने शुरू से देखा बोलस, काइम और अब ये बन गया चाइल। ये छोटी आंत में आ गए। छोटी आंत बहुत ही लंबी है, 6 to 8 मीटर तो वही है और उसमें बहुत सारे ये अंकुर प्रवर्ध, उंगली नुमा प्रवर्ध है जिसे हम अंकुर या विलाई इंग्लिश में कहते हैं। और यह अवशोषण का कार्य, यानी भोजन अब सबसे ज़्यादा लगभग 90% पच गया है, फिर भी कुछ कुछ हैं बचे हुए। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स है, वो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। डायप्टेस है जो प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेस है जो माल्टोस को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोस में कन्वर्ट किया। फिर वही दूध वाला लैक्टेस है जो लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। सुक्रोस ये कार्बोहाइड्रेट का इम्पॉर्टेंट रूप है, ये सुक्रेस एंजाइम के द्वारा ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ भी थोड़ा बहुत पाचन देखा। लगभग 90% पाचन यहाँ से होके आया था, अब ये पूरा हो चुका है और अब इसका अवशोषण होगा, क्योंकि भोजन का सरल रूप ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स ये सब बन गया है। तो इन सब का ये उंगली नुमा प्रवर्ध जो मैंने आपका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये लैक्टियल को जो लैक्टिक एक एसिड्स है उसके लिए अलग है और ये दोनों लाल और ब्लू आपको समझ में आ रहा होगा। लाल है रक्त जो प्योर है, उसके लिए जो आर्टरीज है उसकी केशिकाएं, धमनी की केशिकाएं, और ब्लू वाला जो है वो गलत ये अशुद्ध रक्त वाला है तो वो शिरा केशिकाएं, शिरा। तो इन दोनों में आपका ट्रांसफरेंस होता है और ये सारा बहुत सारा है, ये हजारों है ये अंकुर और ये परत क्रमशः धीरे धीरे ये सारा भोजन का रस को, इसलिए रसांकुर भी इसको कहा जाता है, ये सब इसके द्वारा अवशोषण हो गया और ये सारे रक्त नलिकाओं का जाल बिछा हुआ है, लिम्फेटिक वेसल्स का भी जाल बिछा हुआ है और ये सारा अपना लिम्फेटिक वेसल्स में आपका ये लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स वगैरह जाता है और बाकी जो है मेन हमारा ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स वो हमारे इस जो कैपिलरीज है लाल और ब्लू, जो हमारा धमनी और शिरा का जो केशिकाएं हैं, जंक्शंस है कैपिलरीज, उसके द्वारा ये अवशोषित हो रहा है और रक्त में मिलकर ये पूरा स्वांगीकरण हो जाता है और ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जो है वह रक्त कैरी करके, रक्त कनेक्टिव टिश्यू आपको मालूम है, सेल्स के ईच एंड एवरी सेल में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये सारे सेल्स में यह खून जो है पहुंचा देता है भोजन को और वहाँ भोजन का एनर्जी निकालना मुख्य कार्य है, जो अगले रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि ये भोजन जो पाचन में प्राप्त हुआ द्रव रक्त के द्वारा जो अब सारे कोशिकाओं में गया, अब इससे एनर्जी कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, ये हमारा अगला लेसन होगा। अब इसमें कुछ कुछ विकार होता है कि पाचन तंत्र के अंदर कुछ विकार, अगर आपने ठीक से अपना भोजन नहीं खाया या गलत भोजन खाया या कुछ इन्फेक्शंस हुआ, बुखार उखार लगा तो नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें सीरियस भी होता है और हल्का फुल्का भी होता है। पीलिया एक सीरियस बीमारी है जो लीवर में
ये गॉल ब्लैडर के साथ साथ जो हमारा डाइजेशन चल रहा है, तो ये कुछ जो लीवर का काम है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाना रक्त का, बाइलिरुबिन, बाइविरिडीन या कुछ पिगमेंट्स, तो ये सब भी आ जाता है और इससे हमको पीलिया रोग जो हमारा जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। दूसरा है वमन, उल्टी करना। ये अगर इन्फेक्शन होगा, कुछ भी हमने गलत खाया और इन्फेक्शस हो गए तो हम उल्टी करते हैं। उल्टी करने में हमको कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस समय मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर इसका रिएक्शंस होता रहता है और यह एक हमारे कंट्रोल से बाहर की ये क्रिया है और ये हम वमन कर देते हैं। तो ये वमन करना, उल्टी करना, वॉमिट करना, फिर एक सबसे एक साधारण है डायरिया, डिसेंट्री हो जाना। कुछ भी खाया तो फिर पतला मोशंस हो रहा है, तो इसलिए ये भी होता है। फिर कब्ज़ है कि कभी बहुत प्रोटीन्स खाया, बहुत सारा मीट ये सब वगैरह खाया, तो मसाला खाया, तो कब्ज़ होने की शिकायत रहती है। पानी आपने ज़्यादा नहीं पिया, तो रफेज खाना जिसमें ज़्यादा रफ मटेरियल है, जैसे कि ग्रेन्स में, छिलकेदार में, सलाद वगैरह अगर आपने नहीं खाया, ज़्यादा तेल घी खाया, मसाला खाया, तो कब्ज़ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। आपका मल जो है वो रेक्टम के पास बहुत ही सॉलिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सूख जाएगा और फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो मल का रोज़ रोज़ स्वतः आपका मॉर्निंग जो हमारा ये है उसमें नियम, उसमें ये होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। कहते हैं कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू डायरिया, तो जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो फिर बाद में डायरिया भी होगा। ऐसे तो सीरियस डायरिया सब भी होती है, एमीबिक डिसेंट्री, ये सब भी बीमारी सीरियस बीमारी सब है। और अपच होना, बूढ़े लोग अगर ज़्यादा खाएं तो उनको देह भारी लगता है, भारी भारी शरीर, तो ये अपच की शिकायत रहती है। तो ये सब है। अब है कि अवशोषण। अवशोषण जो है, कुछ दवाई हम लोग जीभ पर रखकर उसका हम लोग स्वांगीकरण कर लेते हैं, तो यह मुंह में भी कुछ होता है, फिर स्टोमक में भी हमने देखा कुछ अवशोषण हो जाता है। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस सब में तो आपने पूरा अवशोषण देखा, लेकिन लास्ट पार्ट जो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो बहुत सारा पानी हमारे शरीर में मल के द्वारा निकल जाएगा। और कुछ खनिज लवण, तो इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम समझते हैं कि आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को, मानव पाचन तंत्र को समझने का प्रयास किए हैं और आपको अच्छा लगा होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई।
एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और PMJDY को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, पास तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया।
स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, देश में बढ़े व्यापार और निवेश। दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। Good morning, teacher.
गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे
और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards।